बच्चों अब आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। स्टार्ट करते हैं गाइस। ये हमारा न्यूक्लियस है। ये हमारे क्या हो गए बच्चों, सर्कुलर पाथ जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ठीक है ना गाइस। मान के चलो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में। हमने क्या किया, इसके ऊपर लाइट देके मारी। क्या मारी हमने बच्चों, इस पे लाइट देके हिट करी। लाइट में तुम्हारे फोटॉन्स होते हैं। फोटॉन हिट करेगा इलेक्ट्रॉन को, वो अपनी एनर्जी किसको देगा, इलेक्ट्रॉन को। अब एक चीज मैं और बता दूं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में सबसे कम होती है, सेकंड ऑर्बिट में ज्यादा होती है, थर्ड ऑर्बिट में और ज्यादा होती है। जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हो, तुम्हारी एनर्जी बढ़ती जाती है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी मिनिमम है, सेकंड में उससे ज्यादा है, थर्ड में उससे ज्यादा है। जितना दूर जाते जाओगे एनर्जी बढ़ती आएगी। कोई डाउट यहां तक क्लियर हो गया। अब हमने जब फोटोन इंसिडेंट किया ऑन अ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। एब्जॉर्ब कर ली तो वो क्या करने की कोशिश करेगा, बाहर जंप करने की कोशिश करेगा। अब तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, दो मान लो या तीन मान लो। एक तो ये है कि इलेक्ट्रॉन को इतनी ही एनर्जी दी हमने कि वो से फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट पे कूद पाया, या फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट पे कूद पाया। हमने बहुत कम एनर्जी दी। जो फोटोन था, जो लाइट थी जो हमने इलेक्ट्रॉन पे डाली, उसमें एनर्जी ऑफ द फोटोन वाज वेरी लेस। एनर्जी ऑफ फोटोन को हम किस फॉर्मूले से लिखते हैं, एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा। क्लियर है। जब फोटोन ने हिट किया इलेक्ट्रॉन को, चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन से फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट पे कूद गया, बस इतना ही कूद पाया। समझ गए गाइस। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट पे कूद गया, दैट्स द ओनली थिंग दैट हैपेंड। अभी वो, अब इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी स्टेट पे है, थर्ड एनर्जी लेवल में घूम रहा है। ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। पहले फर्स्ट एनर्जी लेवल में था, अब जंप करने के बाद इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल पे चला गया, थर्ड पे। हाँ, नहीं सपोजिंग अभी जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो दूसरा एज इट इज पड़ा है, ये वाला जंप कर गया। दो हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकता है एक हो सकता है दो हो। ठीक है ना, वन भी हो सकता है। हाइड्रोजन में तो वन नहीं होता ना बेटा, हीलियम में दो होते, लिथियम में दो अंदर वाले में होते हैं, एक बाहर वाले में होता है। तो आइडिया इज, हम अब ये एक इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट मान के चल रहा हूं समझाने के लिए, कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। हमने जब लाइट हिट करी तो वो फर्स्ट से थर्ड पे जंप कर गया। अब थर्ड में वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो वो क्या करेगा, थर्ड से वापस अंदर गिरने की कोशिश करेगा। अभी जब हमने फोटोन डाला, वो वन से थ्री पे जंप कर गया। अब वो वापस थ्री से वन आना चाहेगा। क्लियर है गाइस। जब वो वापस आना चाहेगा तो वो डायरेक्टली आ सकता है वन पे। अब जब वो वापस आ रहा है, मतलब थ्री पे चला गया, अब थ्री से जब वापस आ रहा है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। और वो एनर्जी किस फॉर्म में लूज करेगा, अगेन इन द फॉर्म ऑफ फोटोन बच्चों। क्लियर है। अब थ्री से वन, वन से थ्री गया था, जब थ्री से वन डायरेक्टली जंप करके आ रहा है, तो उतनी ही एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा जितनी एनर्जी का उसने एब्जॉर्ब किया था। समझ में आया नहीं आया। जितनी एनर्जी का फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया, उतनी ही एनर्जी का फोटोन वो रिलीज करेगा जब वो डायरेक्टली थ्री से वन आ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन वो एक और काम कर सकता था, थ्री से टू आए, टू से वन आए, ऐसा भी हो सकता था। इन दैट केस वो कितने फोटोन एमिट करेगा, दो एमिट करेगा बच्चों। क्योंकि वो एक गो में डायरेक्टली थ्री से वन जंप नहीं गया, थ्री से टू गया, टू से वन गया। हाँ, उन दोनों फोटॉन्स की जो कंबाइंड एनर्जी है, वो उतनी ही होगी जितनी एनर्जी का फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया था। समझ आया नहीं आया। वन से थ्री गया, उसने एक फोटोन एब्जॉर्ब किया, थ्री से वन डायरेक्टली आया, उतनी ही एनर्जी का फोटोन एमिट किया। हो सकता है दो स्टेप में आए, पहले थ्री से टू, टू से वन, तो वो दो फोटोन एमिट करेगा जिनका सम, उनकी एनर्जीज का सम विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब। समझ में आया नहीं आया। ऐसा भी हो सकता था कि हमने इतनी भी एनर्जी नहीं दी कि वो वन से टू पहुंच पाए। एनर्जी जो फोटोन का, जो इंसिडेंट फोटोन था, इंसिडेंट फोटोन मतलब जो स्ट्राइक कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, अगर उसकी एनर्जी बहुत कम है,
इतनी कम है कि वो फर्स्ट से सेकंड पे भी जंप नहीं कर पा रहा, तो दैट फोटोन विल गो वेस्ट। मतलब देयर इज नो ट्रांजिशन। ये जो जंपिंग है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, इसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। अगर तुमने एक इतनी कम एनर्जी का फोटोन डाला कि वो 1 से 2 भी ना पहुंच पाया, तो दैट फोटोन इज गोइंग वेस्ट। देयर इज नो ट्रांजिशन, नो जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। जो मैंने 1 से 3 लिया उसमें हमने एक इतनी एनर्जी का फोटोन लिया जो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड तक पहुंचा सके। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गॉट द आइडिया और नॉट? ये हमारा पहला केस है जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर गया लेकिन पूरा बाहर नहीं निकल पाया। ऐसा नहीं है कि 1 से बाहर ही निकल गया, फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल गया, बाहर निकल गया इन द सेंस जो न्यूक्लियस का पुल है उसको ही ओवरकम कर गया, ऐसा केस नहीं है। अभी जो मैंने बताया तुम्हारा 1 से 2 पी ना जाना, 1 से या तो 2 भी नहीं गया या फिर 1 से हायर ऑर्बिट पे गया और फिर हायर से वापस ये क्या होगा? वापस आएगा। क्लियर है या नहीं बच्चों? ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। ये पॉसिबिलिटी को मैं क्या बोलूंगा कि जो एनर्जी दी दैट वाज लेस देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली टेक आउट इलेक्ट्रॉन। सपोजिंग इलेक्ट्रॉन को पूरा एटम से बाहर निकालने के लिए, पूरा एटम से बाहर, समझ रहे हो कि अब न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव पुल से वो बाहर निकल गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन को पूरा पुल ऑफ न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए, एटम से बाहर निकालने के लिए, न्यूक्लियस का जो पुल है उसको ओवरकम करने के लिए या एटम से बिल्कुल बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? वर्क फंक्शन। क्लियर है बच्चों? उसे क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। टेक आउट इलेक्ट्रॉन का मतलब है अब वो न्यूक्लियस के पुल से बाहर जा चुका है। अब ऐसा नहीं है कि वो वापस अंदर जंप करेगा, वो पुल से बाहर निकल गया, इट इज आउट ऑफ दैट पुल ऑफ न्यूक्लियस। समझ गए? एक तरीके से वो एटम से पूरा बाहर निकल चुका है। अभी जो मैंने एनर्जी दी, एनर्जी ऑफ फोटोन, वो क्या थी बच्चों? इट वॉज लेस देन वर्क फंक्शन। फाई डिनोट्स वर्क फंक्शन। ठीक है ना बच्चों? फाई से कम एनर्जी दी तो हमारा क्या हुआ बच्चों? इलेक्ट्रॉन बाहर तो जंप करा, जो हमने फोटोन की एनर्जी दी वो वर्क फंक्शन से क्या दी? कम दी। ठीक है ना बच्चों? तो वो बाहर तो जंप करा लेकिन पुल ऑफ न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा पाया। इट इज स्टिल इन द पुल ऑफ न्यूक्लियस, इसीलिए न्यूक्लियस उसे पुल करेगा और वो वापस कहां जाएगा बच्चों? न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा। अगेन इट विल जंप बैक टू लोअर ऑर्बिट। समझ गए गाइस? ये तब है जब फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है। समझ आया नहीं आया बच्चों? दिस इज द फर्स्ट केस। ये केस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम स्टडी नहीं करते, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। ये वो वाला पार्ट है जो हम आज की क्लास के एंड में पढ़ रहे होंगे, नॉट इन द स्टार्ट ऑफ क्लास। समझ गए गाइस? कि अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो जंप करेगा लेकिन पूरा बाहर नहीं जा पाएगा। हो सकता है 1 से 2 जाए, हो सकता है 1 से 3 जाए, हो सकता है 1 से 10 जाए, लेकिन वो बाहर इन्फिनिटी तक नहीं गया। समझ गए? अब सपोजिंग तुमने दिया एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू 5, तो क्या होगा बच्चों? अगर एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को हमने इतनी एनर्जी दे दी कि वो पुल ऑफ न्यूक्लियस से बाहर जा चुका है। इट हैज जम्प्ड फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज अ रिलेटिव टर्म, मतलब वो पुल ऑफ न्यूक्लियस से बाहर निकल चुका है। क्लियर है गाइस? तो अगर तुम फाई एनर्जी सप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन पुल ऑफ न्यूक्लियस से बाहर जाएगा और बाहर जाके रुक जाएगा, उसके पास और एनर्जी नहीं बची। जस्ट वो पुल ऑफ न्यूक्लियस को ओवरकम कर गया लेकिन अब उसके पास एनर्जी बची नहीं। इट इज एग्जॉस्टेड, थक गया, वहीं पे बैठ गया, इंफिनिटी पे जाके बैठ गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? अब सपोजिंग मैं एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन 5 कहता हूं तो वो ना केवल इंफिनिटी पे जाएगा, पुल ऑफ न्यूक्लियस को ओवरकम कर जाएगा, एटम से बाहर निकल जाएगा, उसके पास थोड़ी एनर्जी बच भी जाएगी और वो एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे भी गया और अब वो बाहर निकलता जा रहा है, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द एटम, इट हैज गॉट सम काइनेटिक एनर्जी जिससे वो बाहर चलता जा रहा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इट हैज नॉट ओनली गॉन टू इंफिनिटी,
इन्फिनिटी के बाद इट हैज गॉट सम काइनेटिक एनर्जी एज वेल। इन्फिनिटी पे तो चला गया और अब उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है जिससे वो आगे चलता जा रहा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कुछ चीज दिमाग में घुसी या नहीं घुसी? क्लियर हो गया? हम इन दो केसेस को स्टडी करते हैं इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया या नहीं आया? आ गया? क्लियर हो गया गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? है ना? क्लियर है? गुड। अब बच्चों ध्यान से देखते आओ, ये पार्ट समझ गए होगे तुम। हम कहेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू है, एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा है। ओके, क्लियर है गाइस? हम कहेंगे अगर हमने एच न्यू लेस देन 5 है तो इलेक्ट्रॉन इज नॉट इजेक्टेड। इजेक्टेड फ्रॉम एटम का मतलब है बाहर निकल जाना, इजेक्टेड मतलब टोटली बाहर निकल जाना। समझ गए गाइस? एच न्यू इक्वल टू 5 तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो हो गया लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी इज 0। इसके लिए एक पर्टिकुलर मतलब दिस इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन 5 को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। ओके बच्चों, क्लियर है गाइस? 5 को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। एक जैसे सपोजिंग एग्जांपल ले रहा हूं 10, 10 इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन। मैंने 10 बोल दिया। ओके, तो 10 इज द वर्क फंक्शन। अब अगर तुम 10 वर्क फंक्शन में वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी दोगे तो इन्फिनिटी पे जाएगा और क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। उसके लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का हमें फोटोन डालना पड़ेगा। उतना फ्रीक्वेंसी का फोटोन, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। हाँ या ना? तो आइडिया इज इस फ्रीक्वेंसी को, वो फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर जाके रुक जाए, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। मतलब इस फ्रीक्वेंसी का अगर तुम फोटोन डाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल जाएगा बट इट विल स्टॉप आफ्टर दैट। इसको एच न्यू नॉट बोलते हैं। एच न्यू नॉट के बजाय मैं एच सी बाय लैम्डा नॉट भी बोल सकता था। यहाँ पे लैम्डा नॉट हमारा आ गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ जो मैंने अभी बोला? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर है? समझ गए गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट। यहाँ पे न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जैसे मैं अभी समझाता हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम, 1 मिनट दो, क्लैरिटी बढ़ेगी। और अगर हमारा एच न्यू ग्रेटर देन 5 है तो हमारा इलेक्ट्रॉन ना केवल बाहर निकल गया, इट हैज गॉट सम काइनेटिक एनर्जी एज वेल। ठीक है ना बच्चों? तो अब तुम खुद देखते जाओ, मैं इस चीज को वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूं। अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट है, जिस फ्रीक्वेंसी का हमने फोटोन डाला, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन क्या बाहर निकलेगा? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर हमारी न्यू नॉट होती तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता। यहां पे हमने फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ली, जिस फ्रीक्वेंसी का फोटोन डाला उसकी फ्रीक्वेंसी वाज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो डू यू रियलाइज इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा? हाँ या ना? क्लियर है? न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालोगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा एंड इट विल स्टॉप। न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, बाहर निकल जाएगा और जो एनर्जी बचेगी दैट विल गो इनटू द काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है गाइस? वेवलेंथ के टर्म्स में देखा जाए तो तुम्हें याद होगा वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट है तो हम क्या कहेंगे? इस वेवलेंथ का फोटोन डालोगे, इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल जाएगा बट विल स्टॉप। लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा नॉट रखोगे, वेवलेंथ ज्यादा है मतलब एनर्जी कम है, जो चाहिए एच सी बाय लैम्डा होता है ना बच्चों। अगर लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा नॉट है तो बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड एनर्जी विल बी लेस देन 5। हाँ है ना? मतलब अगर लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा नॉट है तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इजेक्टेड।
lambda less than lambda not, electron will be ejected and it will have some kinetic energy also. क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? मतलब फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में ये रिलेशन चलता है, वेवलेंथ की टर्म्स में नीचे वाला रिलेशन चलता है जो मैंने लिखा है। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? क्लियर हो गया? सर ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ है ना? हाँ बेटा, क्योंकि तुम्हारा फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। यस सर। हाँ, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, दैट वुड बी बेटर। क्लियर है गाइस? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इसलिए मैंने ये लिख दिया। हम इसको क्या बोलेंगे? एच सी एच न्यू माइनस फाई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं बच्चों? हाँ या ना? या फिर एच सी बाय लैम्डा माइनस फाई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं बच्चों? भाई इतनी एनर्जी सप्लाई करी, इतनी एनर्जी बाहर निकलने में लग गई, तो जो रिमेनिंग एनर्जी है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। यहां पे हम एम क्या ले रहे हैं बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? एनर्जी सप्लाइड माइनस एनर्जी यूज्ड, अब या वेस्टेड इन रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन। अब जो रिमेनिंग एनर्जी है दैट गोज इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां पे हम क्या लेंगे? ये एम क्या है गाइस? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट किसी बच्चे को? समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गया? इसमें हम या तो हम कहेंगे एच न्यू इक्वल टू फाइव, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकला और रुक गया, या एच न्यू ग्रेटर देन फाइव। ठीक है ना बच्चों? ये दो ही केस हम स्टडी कर रहे हैं इसमें। या तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ और रुक गया, या फिर इजेक्ट हुआ एंड इट हैज गॉट सम काइनेटिक एनर्जी। अगर एच न्यू लेस देन फाइव है तो हम इसमें सिंपली क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट नहीं हुआ, उसके साथ जो हुआ ट्रांजिशन जो हुआ वो अभी हम स्टडी नहीं कर रहे। क्लियर है बच्चों? ट्रांजिशन वाला पार्ट हम क्लास के एंड में स्टडी कर रहे हो। अभी तो हम देख रहे हैं या तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, इजेक्ट हो गया तो दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इजेक्ट होने में दो केसेस बनेंगे, या तो इजेक्ट होके रुक गया या इजेक्ट होके इट हैज गॉट सम काइनेटिक एनर्जी आल्सो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? ये चीज क्लियर हुई जो मैंने अभी बताई है? कोई डाउट? ओके। फाई को और क्या बोला जा सकता है? फाई इज वर्क फंक्शन, जिसको या तो वर्क फंक्शन के नाम से बोला जाएगा, या फिर हमें इसको और किस तरीके से निकालने के लिए दिया होगा? दे विल गिव अस द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसका मतलब क्या है? यू आर गिवन द वर्क फंक्शन, क्योंकि फाई इज ऑल्सो इक्वल टू एच न्यू नॉट। हाँ या ना बच्चों? जो हमारा वर्क फंक्शन है दैट इज एच न्यू नॉट। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो एक तरीके तुम्हें वर्क फंक्शन दे रखा है, या फिर अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है तो भी तुम्हें वर्क फंक्शन दे रखा है लाइक दिस। म्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर तुम्हें इन दोनों में से कोई सी भी वैल्यू दे रखी है, तुम ऐसे समझो कि तुम्हें वर्क फंक्शन दे रखा है। समझ में आया या नहीं आया गाइस? क्लियर हो गया? मतलब अगर तुम्हें वर्क फंक्शन डायरेक्टली नहीं दे रहे, वो तुम्हें क्या कह देंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना है या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इतना है, तो तुम समझ सकते हो कि हम वी कैन कैलकुलेट द वर्क फंक्शन बच्चों। कोई डाउट यहां तक? अब ये मैंने इतनी डिटेल में बताया, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? वर्क फंक्शन को दो टर्म और बोली जाती है। फाई कैन बी रिटन एज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब समझ रहे हो गाइस? द एनर्जी विद विच द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। मतलब अगर हम इतनी एनर्जी दे देंगे इलेक्ट्रॉन को तो वो क्या हो जाएगा? अनबाइंड हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? इसे वर्क फंक्शन को बाइंडिंग एनर्जी भी बोला जा सकता है इन अ वे, क्योंकि अगर हम इतनी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन अनबाइंड हो जाएगा। अनबाइंड का मतलब समझ आ रहा है? इट विल बी अवे फ्रॉम द एटम। क्लियर है? वर्क फंक्शन को आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोला जाता है, बोला जा सकता है रेदर, बोला जाता है नहीं, बोला जा सकता है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? कि इलेक्ट्रॉन को, एटम को आयोनाइज कर दिया। एटम को आयोनाइज कर दिया मतलब एटम में से इलेक्ट्रॉन
बाहर फेंक दिया। गॉट इट और नॉट बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोला जा सकता है। क्वेश्चन के अंदर ये स्टेटमेंट आ सकती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर ये फोटोइलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है तो दे मीन वर्क फंक्शन ओनली। क्लियर है गाइस? आयोनाइजेशन का मतलब है, जैसे सोडियम एटम की बात कर रहा हूं, एग्जांपल लेना चाह रहा हूं, सोडियम एटम की बात कर रहा हूं, तो उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसको अगर हम इन्फिनिटी पे भेज दें, उसके लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब समझ आया? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, स्टेटमेंट पे ध्यान दो, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड थ्रो इट टू इंफिनिटी। क्लियर है गाइस? It is the energy required to take out the outermost electron from the atom. Take out मतलब take out till infinity का है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये चीज हर एक बच्चों क्लियर होगी, मतलब ये टर्म भी यूज करी जा सकती है। हाँ हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? समझ गए यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? वर्क फंक्शन समझ में आ गया? गुड, नाइस। अच्छा बच्चों, एक और चीज यहाँ पे मैं तुम्हें बताना भूल जाऊं इससे पहले, गाइस ज्यादातर ये जो एनर्जी देखोगे तुम, एच न्यू फाइव दे रखा होता है जूल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल में अगर दे रखा है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमने पूरे स्टोइचियोमेट्री में क्या पढ़ा था? 9.1 इंटू 10⁻⁻28, बिकॉज इट वॉज इन ग्राम। जब काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज टू बी टेकन इन केजी। क्लियर है गाइस? विच विल बी 9.1 इंटू 10⁻31। वहां पे सारी कैलकुलेशन ग्राम में होती थी, और काइनेटिक एनर्जी में जो यूनिट होती है मास की, वो केजी होती है। तो डोंट मेक दैट मिस्टेक गाइस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ये चीज कितने बच्चों को क्लियर होगी जो मैंने अभी बोला है? क्लियर है? गुड। अब मैं फोटो इलेक्ट्रिक सर इफेक्ट की डेफिनेशन बोलता हूँ। हाँ बोलो बेटा। सर आपने बोला था यूनिट एक तो जूल होता है और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, अभी करवाऊंगा मैं, डोंट वरी अबाउट इट, ओके अभी सर। करवाऊंगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी आते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो एक्चुअली देखो गाइस, ये मैंने समझाया क्लैरिटी के लिए। एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टेटमेंट क्या होती है वो समझो। हमने एक मेटल सरफेस उठाया, वी टेक अ मेटल सरफेस, वी टेक अ मेटल सरफेस, उस पे हमने रेडिएशन डाली, रेडिएशन डाली तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इजेक्ट हो गया फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, बाहर निकल गया। इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आया नहीं आया? मैंने उसको मेटल सरफेस ना बोल के मैंने तुम्हें एक एटम में समझा दिया हाउ इट इज हैपनिंग। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? मैं स्टेटमेंट बोलता हूं एंड टेल मी समझ में आया नहीं आया। व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, सुटेबल मतलब वो ज्यादा होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी की टर्म में सोचा जाए तो इट शुड बी मोर देन अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ के टर्म में सोचा जाए इट शुड बी लेस देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का जब हमने लाइट डाली ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड या इजेक्टेड, दोनों ही टर्म चलती है, एमिटेड या इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। दिस इजेक्शन या एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझे या नहीं समझे गाइस? कुछ दिमाग में घुसा या नहीं घुसा जो मैंने अभी बताया? हाँ बोलो। नहीं, मेटल सरफेस के लिए ज्यादा देखा जाता है, ठीक है ना, बट आइडिया वही है जो मैंने अभी बताया ना, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मेटल में भी एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। कोई डाउट यहां तक? गुड। अब एक और चीज बच्चों, सम बेसिक नॉलेज यू मस्ट हैव, ये तुम्हारा फिजिक्स में भी आएगा तो उसमें भी तुम पढ़ोगे इन मच मोर डिटेल, लेकिन अभी मेरी बात सुनो, जितना मैं बता रहा हूं उतना सुन लो। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, वन फोटोन इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक फोटोन की एनर्जी सपोजिंग है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी। ओके, अभी मैं बताऊंगा ये ईवी क्या है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना बच्चों? 1 फोटोन की एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन है से, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 फोटोन की एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वर्क फंक्शन है से
1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है गाइस? सपोजिंग वर्क फंक्शन वी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा लेकिन रुक जाएगा बाद में, मतलब बाहर जाके रुक जाएगा। पहले वाले केस में काइनेटिक एनर्जी, कितनी काइनेटिक एनर्जी थी? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाज द काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट केस में 0 काइनेटिक एनर्जी होगी। और अगर मैं कहता हूं वर्क फंक्शन मैंने लिया 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। नाउ देयर इज समथिंग नोन एज एनर्जी ऑफ फोटोन। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। हाँ है ना बच्चों? इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। एंड देयर इज समथिंग नोन एज इंटेंसिटी गाइस। Intensity is the number of photons hitting surface per second, surface of metal per second. पर सेकंड कितने फोटॉन्स हिट कर रहे हैं मेटल सरफेस को, दैट इज इंटेंसिटी। अब सपोजिंग मैं कहता हूं 10 photons are striking per second, this is the intensity, this is the intensity। 10 फोटोन पर सेकंड मेटल सरफेस को हिट कर रहे हैं। अब फोटोन की एनर्जी इतनी है और वर्क फंक्शन इतना है, क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? इंटेंसिटी हमने ये रखी, एक फोटोन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वर्क फंक्शन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा? हम कहेंगे उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या थी भाई, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। ये मत करना लाओ जी 10 फोटोन की कंबाइंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, दैट डजंट टेक प्लेस। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। ये मत करना कि लाओ जी 5 फोटोन 4 फोटोन की कंबाइंड एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, दैट डजंट टेक प्लेस। तो ये जो इंटेंसिटी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो मैंने अभी केस लिया कि फोटोन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। नो मैटर कितनी इंटेंसिटी बढ़ानी है बढ़ा लो, इंटेंसिटी तुम्हें जितनी बढ़ानी है बढ़ा लो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा अगर वर्क फंक्शन से कम है एनर्जी ऑफ फोटोन। समझ में आया नहीं आया? मतलब ये जो मैंने केस लिया, कौन सा केस लिया बच्चों? ये और ये केस लिया, इसमें इट डज नॉट मैटर कि इंटेंसिटी तुम कितनी बढ़ा लो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। ये चीज समझ में आई नहीं आई? क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट चीज थी ये, समझ गए? अब सपोजिंग हमारा वर्क फंक्शन जितनी ही एनर्जी तुमने सप्लाई करी है उससे ज्यादा सप्लाई करी, अब आता है इंटेंसिटी का रोल। सपोजिंग तुम्हारा फोटोन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वर्क फंक्शन भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा लेकिन इंफिनिटी पे जाके क्या कर जाएगा? रुक जाएगा। अब अगर तुम 2 फोटोन पर सेकंड डाल रहे हो, सपोजिंग तुम 2 फोटोन पर सेकंड डाल रहे हो, दैट इज द इंटेंसिटी, तो 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं पर सेकंड। अगर तुम 10 फोटोन पर सेकंड डाल रहे हो तो 10 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं पर सेकंड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये चीज क्लियर हो गई? अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तब इंटेंसिटी प्लेज अ रोल, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे पर सेकंड। गॉट इट और नॉट गाइस? लेकिन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा वो डिपेंड कर रहा होता है ऑन द रिलेटिव एनर्जी ऑफ फोटोन एंड वर्क फंक्शन। समझ आया नहीं आया? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा दैट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, इट डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ फोटोन। क्लियर और नॉट? ये चीज दिमाग में घुसी या नहीं घुसी? गॉट इट? मैं इसे लिख दूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड is proportional to intensity. Intensity के बजाय we can also call it brightness of light. Brightness of light.
ब्राइटनेस या इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। क्लियर है गाइस? पर सेकेंड, हाँ या ना? अब मैं एक और चीज लिख देता हूं, देयर द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, वो क्या इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन frequency of incident light, frequency of wavelength of incident light rather than your intensity. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? It depends on, sorry, on frequency या wavelength of incident light. And not on its intensity. तो कुछ दिमाग में घुस रहा है नहीं घुस रहा है बच्चों? गाइस क्लियर हो गया नहीं हो गया? समझ गए? हर एक को क्लियर है? नाइस, वेरी नाइस। एक और चीज गाइस, मैंने तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया था। दिस इज द एनर्जी, दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अभी थोड़ी सी क्लैरिटी कम आएगी क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा रिलेट करता है फिजिक्स से। अभी मैं बताता हूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इट इज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन when it is accelerated through potential difference of 1 volt. It is the energy acquired by electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दिया, इतने पोटेंशियल लगा दिया, तो एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको एक चीज देखो गाइस, अगर तुम चार्ज को मूव करते हो थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन तुम्हें याद है? चार्ज इनटू पोटेंशियल होता था। वर्क डन जो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते थे तुम, वर्क डन क्या होता है बच्चों? चार्ज इनटू पोटेंशियल, हाँ या ना? अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इतना कूलम होता है नहीं होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पोटेंशियल डिफरेंस जिसके थ्रू हमने करवाया था वो कितना था? 1 वोल्ट, हाँ या ना बच्चों? ये वर्क डन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज वर्क डन को मैंने चार्ज लिया कूलम में, पोटेंशियल लिया वोल्ट में, दिस विल गिव अस द वैल्यू इन कूलम, वोल्ट गिव्स अस द एनर्जी इन जूल। समझे या नहीं समझे गाइस? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं बता रहा हूं, इट इज चार्ज इनटू पोटेंशियल, वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना होता है, हमें पता है। पोटेंशियल जिसके थ्रू हमने उसे एक्सेलरेट किया, इट इज 1 वोल्ट। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दिस मच। फैक्ट टू रिमेंबर, अगर ये वाले पार्ट में थोड़ी दिक्कत आ रही है, डोंट पैनिक, ठीक है ना गाइस? मैंने तुम्हें बस करेक्ट बता दिया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर है? दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन केमिस्ट्री। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? गुड। एक और चीज गाइस, जब हम कर ही रहे हैं तो देयर इज समथिंग एल्स यू नीड टू नो गाइस। जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, बाहर निकल गया, है ना? हम उसे रोकना चाह रहे हैं। हम उसको, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, उसको हम बेसिकली वी आर ट्राइंग टू स्टॉप दैट इलेक्ट्रॉन। तो उस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए जो पोटेंशियल लगाना पड़ता है, दैट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया मेटल सरफेस से और वो एक काइनेटिक एनर्जी से जा रहा है, हम उसे रोकना चाह रहे हैं, तो उसके रोकने के लिए जो हमें पोटेंशियल लगाना पड़ेगा उसे क्या बोलते हैं?
stopping potential. So kinetic energy of ejected electron can be written as EV naught, where V naught is the stopping potential. V naught is the stopping potential. क्लियर है या नहीं बच्चों? भाई जितनी काइनेटिक एनर्जी थी दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल. कई बार क्वेश्चन में ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है. हमें कहा जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्वेश्चन में बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस. उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कितना है बच्चों? 3 वोल्ट. स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? 3 वोल्ट फॉर स्टॉपिंग अ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस. उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है बच्चों? 3 वोल्ट. तो हम क्या कहेंगे भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कितनी रही होगी? अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट है, व्हाट मस्ट बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन? चार्ज इनटू पोटेंशियल, इट विल बी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट है, देन व्हाट वाज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन? इट वाज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया. क्लियर और नॉट बच्चों? जूल में अगर हमें चाहिए एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह क्या लिख देना? 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹. दिस मस्ट बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. समझ में आया नहीं आया? अगर तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल से 3 के बजाय 2 वोल्ट दे रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव बीन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको अगर हम जूल में निकालना चाहेंगे तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होगा. कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ जो मैंने अभी बताया? गाइस हर एक बच्चे को क्लियर है? ये टर्म्स है जो तुम्हारी यूज में आ सकती है कि काइनेटिक एनर्जी ना देके हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया, वी कैन गेट अवर आंसर फ्रॉम दैट. हाँ या ना बोलो गाइस? हर एक बच्चों क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर. ओके, अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी को हम जूल्स में लिखें या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं? बेटा वो तो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन में. जब तुम्हारे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसमें ऑप्शंस किसमें दे रखी है? 4 ऑप्शन दे रखी है. अगर वो जूल में दे रखी है तो जूल में निकालो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो. ठीक है सर. ठीक है ना बेटा? हाँ बेटा बोलो, ऊपर कर दो, नोट इट डाउन. अच्छा एक चीज मैं और बताता हूँ, यहाँ तक क्लियर हो गया गाइस? स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आ गया. एक और चीज बताता हूँ, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता था बच्चों? hc/λ होता था. वो आंसर किस में देता था? या h इंटू फ्रीक्वेंसी होता था, या एनर्जी किस में दे रहा होता था? यूनिट्स क्या होती थी? h न्यू या hc/λ? h हमारा जूल सेकंड में होता है, हाँ है ना? इसका मतलब जो एनर्जी आती है hc/λ या h फ्रीक्वेंसी, वो एनर्जी किस में आती है बच्चों? जूल में. सपोजिंग हमें वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी, वी नीड द एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो क्या करोगे? ध्यान दो, हम कहेंगे इट वॉज hc/λ. तो मैं एक काम करता हूं, इसको hc की वैल्यू कितनी होती थी? 20 इंटू 10⁻26 होती थी, नहीं होती थी hc की वैल्यू बाय वेवलेंथ. वेवलेंथ भी हम किस में लेते थे? मीटर में, है ना गाइस? ये आंसर किस में देता था हमें? जूल में. अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 1.6 इंटू 10⁻⁹ से, तो ये आंसर में किस में देगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा नहीं देगा? ये जो अभी एनर्जी दे रहा है यहां तक, दिस इज गिविंग अस द एनर्जी इन जूल. नाउ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल. तो अगर हमें एनर्जी को जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, इसे डिवाइड कर दें. बोलो गाइस, हाँ या ना? तो मैं तुम्हें इसका क्रक्स बताता हूं, ये वैल्यू कितनी आती है अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है. तो if we want the energy of photon in electron volt, then it is 1242 by lambda. और लैम्डा अब हम मीटर में नहीं लेंगे, किस में लेंगे बच्चों? नैनोमीटर. ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा. फोटोन की एनर्जी किस में दे रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. और ये किस में दे रहा था बच्चों?
जूल में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? इट विल हेल्प यू आउट, इट विल हेल्प यू आउट। ये जो मैंने भी वैल्यू बताई है 1242 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर गिव्स द एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका यूज आने वाला है। क्लियर है गाइस? ये कब यूज में आएगा? तुम्हें वर्क फंक्शन ज्यादातर क्वेश्चन में तुम रियलाइज करोगे तुम्हें वर्क फंक्शन कैसे दे रखा होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यू विल बी गिवन द वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुम चाहते हो एनर्जी ऑफ फोटोन भी किस में रहे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो दैट इज वाई मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला बताया है। अभी क्वेश्चन करेंगे, इट विल बिकम मोर क्लियर, मच मोर क्लियर। यहां तक समझ में आया नहीं आया? मोर और लेस समझ आ गया? अब आते हैं क्वेश्चंस पे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन। हमने इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट हमने एक फ्रीक्वेंसी डाली 5.2 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स का। अच्छा बच्चों एक चीज मैं बताता हूं गाइस, बिफोर आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन। कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन। वो क्या होगा बच्चों? इट विल बी वर्क फंक्शन। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन। दिस इज स्टेटमेंट यू मस्ट नो। हमने इस फ्रीक्वेंसी का फोटोन डाला, इस फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएशन डाली, मतलब एक तरीके से हम कहते हैं इस फ्रीक्वेंसी का फोटोन डाला। इसमें इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना बच्चों। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वाज इतना बच्चों। कोई डाउट यहां तक? हमें पूछा गया है व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज द, तो पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालो बच्चों। व्हाट इज द फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? कैसे करोगे गाइस? अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से मैक्सिमम टर्म से चिंता करने की जरूरत नहीं, वो मैक्सिमम ही होता है। जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना, एच सी या एच सी बाय लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दैट काइनेटिक एनर्जी इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अ इलेक्ट्रॉन कैन हैव। उससे कम भी हो सकती है। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया तुम्हें, कहाँ लिखवाया? ये लिखवाया दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम है, इससे कम भी हो सकती है। गाइस यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाओगे? सिंपल है, एच न्यू माइनस 5 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सारी वैल्यूज दे रखी है तुम्हें एक तरीके से। यहाँ पे 5 को हम क्या लिखेंगे? एच न्यू नॉट। न्यू नॉट पूछा गया है ना गाइस, तो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा? एच की मैं सारी वैल्यूज डाल दूं एक बार, कन्वीनियंट रहेगा तुम्हारे लिए। ये आ गया एच, कॉमन ले लिया मैंने। न्यू हमें कितना दे रखा है? 5.2 इंटू 10⁻⁴ कितना दे रखा था? 14 माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। एक्सप्रेशन समझ में आया या नहीं आया? एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। गॉट इट और नॉट? हर एक बच्चे को क्लियर है? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, या लेट अस से काइनेटिक एनर्जी। हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दे रखी है। न्यू हमें दे रखा है, न्यू नॉट हमें पूछा गया है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? एच मैंने कॉमन ले लिया। ऑनलाइन वाले बच्चों ये चीज समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। और ये जो न्यू नॉट है ये तुम्हारा किस यूनिट्स में होगा? जो न्यू की यूनिट है वही न्यू नॉट है।
सेकंड इनवर्स हमारा न्यू था, न्यू नॉट भी सेकंड इनवर्स में आएगा। सेकंड इनवर्स को हर्ट्ज भी लिखा जाता है, तो नो प्रॉब्लम। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? हो गया क्लियर? गुड। एक क्वेश्चन दे रहा हूं गाइस, अनदर क्वेश्चन। लाइट of wavelength 5000 angstrom is thrown on a metal surface, डाला हमने, जिसमें वर्क फंक्शन is given to us as 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कितना दे रखा है? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड, दो चीजें फाइंड करनी है। एक, एनर्जी ऑफ फोटोन in both joule and electron volt, energy of photon in joule and electron volt। जूल में क्या फॉर्मूला लगाओगे बच्चों, बताना जरा। क्या फॉर्मूला लगाओगे जूल के लिए? E will be equal to hc by lambda, हाँ या ना? It will be 20 into 10 to the power minus 26। लैम्डा क्या उठाओगे बच्चों, जरा बताना मुझे। लैम्डा is to be taken in meters, वन don't make that mistake guys। 5000 into 10 to the power minus 10, यह आंसर जूल में देगा। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तुम्हें यही आंसर, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है बच्चों। अब तुम दो काम कर सकते थे, या तो तुम एनर्जी इन जूल निकाल चुके हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए यू डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो इसको किससे डिवाइड कर दो, इससे बच्चों। समझ आया नहीं आया? या फिर तुम क्या करो बच्चों, यूज द फॉर्मूला 1242। वेवलेंथ इन नैनोमीटर गाइस, नैनोमीटर में कितनी होती है वेवलेंथ? अगर 5000 एंगस्ट्रॉम है तो नैनोमीटर में क्या होगा? नहीं, एंगस्ट्रॉम को करोगे दैट इज 5 इंटू 10, 5000 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर, और नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे, डू यू रियलाइज इट विल बी 500 नैनोमीटर? हाँ या ना? ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? 1 नैनोमीटर इज 10 एंगस्ट्रॉम, ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है? 1 नैनोमीटर इज 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब एंगस्ट्रॉम में अगर ये 5000 है तो नैनोमीटर में ये कितना होगा? 500। क्लियर और नॉट गाइस? समझ में आया नहीं आया? ट्राई टू अंडरस्टैंड। 1 नैनोमीटर इज 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, मतलब 1 नैनोमीटर इज बेसिकली 10 एंगस्ट्रॉम। तो जो 5000 एंगस्ट्रॉम है वो क्या बन जाएगा बच्चों? 500 नैनोमीटर। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? बोलो भाई। यस सर। यस सर। ये आंसर किस में दे रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। 2 पॉइंट इतना आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, प्लीज टेल मी, समझ में आया नहीं आया? इसके आगे भी जाएगा 4 पॉइंट, इट इज गोइंग टू बी समवेयर लाइक 2.485 आई गेस, 4 आएगा, 2.484। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? यहां तक कोई डाउट? ये क्या है? ये है तुम्हारा एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ठीक है ना बच्चों? अभी पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कैसे निकालोगे बच्चों? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकाल ले बच्चों। इट इज एनर्जी सप्लाइड माइनस वर्क फंक्शन। ये चीज कितने बच्चों क्लियर हो गई है ये बताओ, बोलो गाइस? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? This was the energy of incident photon, this was the work function, kinetic energy of ejected electron in electron volt। ये आएगा नहीं आएगा बच्चों? बोलो गाइस हाँ या ना? यस सर। ये कितना आ रहा है कोई बताएगा मुझे को सॉल्व करके?
इतना आ रहा है नहीं आ रहा है? सर Guys? 0.58। वेरी नाइस। क्लियर है बच्चों? ये हमारा एनर्जी किस में आ गई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाई चांस क्वेश्चन में पूछा होता व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या करते गाइस? व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द, व्हाट इज द पोटेंशियल दैट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन? क्वेश्चन में अब मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा जाता, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई वी नॉट होता है नहीं होता है? ई कैंसिल आउट कर दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0.58 वोल्ट। समझ में आया नहीं आया? दिस वॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा जाता है, इट विल बी, it will be what guys? Stopping potential will be 0.58 वोल्ट। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? ये सारा हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लें। अब पूछिए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन? काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर कर दें, काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर कर दें, हाँ है ना? पे अटेंशन गाइस, यहां पे समथिंग इंपॉर्टेंट। तुम कहोगे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी गाइस? काइनेटिक एनर्जी अभी हमने निकाली थी ना, 0.58 थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और जब वेलोसिटी निकालते हो हाफ एम वी स्क्वायर लगाते हो, यू नीड द एनर्जी टू बी इन जूल्स। क्लियर है या नहीं बच्चों? तो हम क्या करेंगे, विल से 0.58 को कन्वर्ट कर दो जूल में, और उसको कर दो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। यहां से आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। गाइस ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ मुझे। इस क्वेश्चन में आई हैव ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। क्लियर है यहां तक? यहां पे जो भी गलती होने का चांस था वो मैंने तुम्हें बता दिया। भाई ज्यादा तुम वर्क फंक्शन को किस में ले रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्वेश्चन ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है ना बच्चों? वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो तुम्हें जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी चाहिए वो भी किस में चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जिसके लिए तुम फॉर्मूला लगाओगे 1242 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। वहां से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी क्या पता है, 1242 बाय लैम्डा, माइनस वर्क फंक्शन जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्यादातर क्वेश्चन में दे रखा होगा। उससे काइनेटिक एनर्जी किस में आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। यहां तक चल जाए। अगर तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए तो तुम काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखना, और बाद में उसका जस्ट ई ड्रॉप कर दो, उसका ई क्या कर दो, हटा दो। तुम्हें दिख रहा है मैंने ई कैंसिल आउट किया है। अब बाई चांस काइनेटिक एनर्जी के बाद पूछा होता वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, तो तुम क्या करोगे बच्चों? तो फिर तुम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली थी उसे कन्वर्ट करोगे जूल में, और लगा दोगे हाफ एम वी स्क्वायर, यू विल फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। कितने बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट है, स्पेशली ऑनलाइन वाले बच्चों? टेल मी। इट इज अ टफ क्वेश्चन, नॉट अ इजी क्वेश्चन एट ऑल। इट इज अ प्रीटी टफ क्वेश्चन। ये जेई मेंस के हिसाब से आराम से एक टफ क्वेश्चन माना जाएगा। गाइस बताओ समझ में आया नहीं आया जो मैंने अभी बोला है? ऑनलाइन वाले बच्चों somebody respond with a yes sir। सर समझ आ गया। कौन से? अच्छा शिवानी बेटा कह रहे हो। और बच्चे भाई, वो इतने सारे बच्चे हैं, एक ही बच्चा बोलेगा क्या? यस सर, समझ आ यस गया। ओके। 300 nm काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। हाँ बेटा, एक मिनट रुक जाओ। ये पहला पार्ट है। दूसरा,
सर मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम एनर्जी में सेम फॉर्मूला यूज होता है? नहीं बेटा, देयर वाज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, और यहां पे हम पूछे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यस सर। एटम। यस। पहले मुझे बताओगे फर्स्ट पार्ट में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है? सर वर्क फंक्शन, राइट? वर्क फंक्शन पूछा गया है, एब्सोल्युटली करेक्ट। पहले पार्ट में क्या पूछा गया है? वर्क फंक्शन, हाँ या ना? और तुम कहोगे सर क्वेश्चन कर लेते हैं, गलती कहां पे हो सकती है वो मैं बता देता हूं। यार काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जूल तो समझ में आता है, मोल क्यों दे दिया हमें? हमें तो पर एटम चाहिए। स्टेटमेंट समझ आ रही है? फाइंड द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, नॉट फ्रॉम वन मोल एटम्स। गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई? हमें जो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है वो किस में दे रखी है? पर मोल। तो तुम्हें उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों? पर एटम। क्लियर है या नहीं बच्चों? समझ गए गाइस? तो आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं, ये चीज समझ आई नहीं आई? या फिर मैं एक काम करता हूँ, इट वुड बी बेटर मैं इसको ऐसे लिखूं कि पैटर्न वही रखते हैं। ये एच सी बाय लैमडा माइनस फाइव इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, बट प्लीज लुक एट द यूनिट्स, इट शुड बी इन पर एटम रेदर देन पर मोल। समझ में आया नहीं आया? यहां से जो वर्क फंक्शन आएगा वो उसकी यूनिट्स क्या होंगी ये और बता दो। ये जूल में है, ये जूल में है, तो वर्क फंक्शन भी तो जूल में ही आएगा गाइस, हाँ या ना? कितने बच्चों को समझ में आ रहा है ये चीज? गाइस बोलो, क्लियर है? अनदर इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, हमें पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट कैन कॉज इलेक्ट्रॉन टू बी इजेक्टेड। ये क्या है? इसमें क्या पूछा गया है? मैक्सिमम वेवलेंथ का फोटोन जो कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा देगा। गाइस डू यू रियलाइज और नॉट, यहां पे तुम्हें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी गई है। उससे ज्यादा वेवलेंथ होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, उससे कम वेवलेंथ होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा एंड इट विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी एज वेल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? दिस इज द, ये मैक्सिमम वेवलेंथ जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहां पे अभी जो तुमने फाई निकाला है ना, उसकी जगह क्या लिख दो? एच सी बाय लैम्डा नॉट। ऊपर वाले से वर्क फंक्शन निकाले और फिर हमने उसको एच सी बाय लैम्डा नॉट करके लैम्डा नॉट निकाल। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ है नहीं वहां? हर एक बच्चे को या किसी बच्चों को कोई डाउट है? बोलो, हर एक को क्लियर है? नाइस, दैट्स ग्रेट। क्वेश्चन बच्चों, अब 300 nm photon is absorbed by gas which then re-emits 2 photons. One of wavelength 400 nm. Find wavelength and energy of second photon. गाइस ये क्वेश्चन पढ़ के कुछ ऐसी फील आ रही है, तो वो हो गया कि 1 से 3 भेज दिया, और अब 3 से 1 जब आ रहा है तो 2 स्टेप में आ रहा है। पहले 3 से 2 आया, फिर 2 से 1 आया, तभी उसने 2 फोटोन बाहर फेंके होंगे, हाँ या ना?
तो एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब फोटोन शुड बी इक्वल टू सम ऑफ एनर्जीज ऑफ इजेक्टेड फोटोन। हाँ या ना बच्चों? जो फोटोन एब्जॉर्ब किया उसकी एनर्जी कितनी दी? hc/300 should be equal to hc/400 plus hc/λ, where λ is the wavelength of the unknown photon, जो हमारा सेकंड फोटोन है। अब तो एक चीज कहोगे सर आपने 300 400 ही क्यों लिया, 10⁻⁻9 क्यों नहीं लिखा? मैं कह रहा हूं अगर मैं इसको 10⁻⁹ कर भी देता हूं तो हमारा यहाँ पे भी वैल्यू 10⁻⁹ की टर्म्स में आएगी, मतलब मीटर में निकलेगी। डज इट रियली मैटर? यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, 10⁻⁹ लेके ये भी नैनोमीटर में लिया, ये भी नैनोमीटर में लिया, यहाँ से जो वेवलेंथ आएगी ये भी किस में आ जाएगी? नैनोमीटर में। मतलब वाई कन्वर्ट नैनोमीटर टू मीटर, उससे वेवलेंथ हमारी ये वाली वेवलेंथ किस में आएगी? मीटर में। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? वो 10⁻⁹ फैक्टर तीनों में आएगा। गेटिंग द आइडिया नॉट बच्चों? हमें आंसर वैसे भी नैनोमीटर में ही ज्यादा चाहिए होगा, तो इट इज बेटर टू नॉट कन्वर्ट इट इनटू मीटर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां से जो वेवलेंथ आएगा वो नैनोमीटर में ही आएगा। तुम रियलाइज करोगे आसानी से सॉल्व होगा गाइस, ये इट इज नॉट डिफिकल्ट। समझे या नहीं समझे बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द अदर फोटोन। एनर्जी ऑफ अदर फोटोन कैसे निकालोगे? हाँ बेटा बोलो। जो भी आएगा मुझे नहीं पता। अब एनर्जी ऑफ फोटोन है उसको hc/λ लिख सकते हो, लैम्डा तुम निकाल चुके हो। ये आंसर किस में देगा बच्चों? जूल में। या फिर तुम इसे 1242/λ कर सकते हो। यहाँ पे लैम्डा ध्यान रखना ये नैनोमीटर में ही चाहिए, ऊपर वाले में तो उस नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे नैनोमीटर में करोगे तो ये आंसर देगा फोटोन का इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है गाइस? ऑनलाइन वाले बच्चों रेस्पॉन्ड। सर एक बार स्वास्थ्य बेटा। हाँ बेटा बोल। ये वाला पार्ट दोबारा समझा दो। सर समझ नहीं आ रहा, फिर से कर दो। अच्छा बेटा ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था नहीं आ गया था? यस सर। ऊपर वाले में भी दिक्कत है तो बताओ गाइस, किसी बच्चे को है ऊपर वाले क्वेश्चन में दिक्कत जो ऊपर करा था हमने? नो सर। ओके, यहाँ पे ऐसे मान के चलो एक फोटोन एब्जॉर्ब किया, उस फोटोन को एब्जॉर्ब करने से वो 1 से 3 चला गया, इलेक्ट्रॉन जंप करके 1 से 3 चला गया। अब वो जब 3 से वापस 1 पे जा रहा है तो पहले वो गया 3 से 2, फिर गया 2 से 1। हमें पूछा गया है जब ये 2 से 1 जा रहा है तो उसकी वेवलेंथ क्या थी, जो नेक्स्ट फोटोन एमिट किया उसने उसकी वेवलेंथ क्या थी। तो हमने कहा यार जितनी एनर्जी का फोटोन उसने एब्जॉर्ब करा उतनी ही एनर्जी के फोटॉन्स वो एमिट करेगा। द कंबाइंड एनर्जी ऑफ द टू फोटॉन्स विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। जो एब्जॉर्ब फोटोन है इट विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटॉन्स। एब्जॉर्ब एक किया, एमिट 2 करे, तो उन दोनों का कंबाइंड एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। ये चीज समझ में आई नहीं आई बेटा? स्वास्तिक बेटा यस सर आगे। ये चीज समझ में आई नहीं आई? अब तो मैंने एनर्जीज इक्वेट करी है hc/λ। इस वेवलेंथ की इस एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब किया, एमिट एक इस एनर्जी का फोटोन किया, एक इतनी एनर्जी का फोटोन किया, यहां से वेवलेंथ आ जाएगी नहीं आ जाएगी बेटा? यू विल गेट द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड फोटोन विच इज एमिटेड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कितना आएगा ये वेवलेंथ? निकाल के देख लो गाइस। किसी बच्चे ने मुझे 1200 बोला था, लेट अस चेक कितना आएगा। यस सर 1200 ही है। 1200 nm। क्लियर है बच्चों? सारी वैल्यूज एनएम में दे रखी थी हमें, 300 और 400 एनएम में ही दे रखा है, तो ये भी हमारा एनएम में आ गया। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? यस गुड। सर। और अगर हमें अब चाहिए एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड, इस फोटोन की अभी तो हमने वेवलेंथ निकाल ली है, एनर्जी चाहिए तो hc/λ कर दो। लैम्डा तो तुम निकाल चुके हो, लेकिन ये आंसर देगा जूल में। 1242/λ करोगे, दिस विल गिव अस द आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझे या नहीं समझे गाइस? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है? अब इतने बच्चे ऑनलाइन क्यों बैठे हैं? वही मैं देख रहा था, बच्चों को बोला तो था। बोला ना? absent हैं? हाँ
बच्चों देखो ये जितनी भी क्वेश्चन अभी हमने करे दे आर वन ऑफ अ टाइप, हर एक में मैं कुछ नई चीज बता रहा हूं तुम्हें, इसीलिए तुम्हारे को हर एक क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी सॉल्व करते हुए। पॉइंट बीइंग हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करवा दिया, जब तुम इन्हें क्लास के बाद रिपीट करोगे तो तुम्हारे सपोजिंग 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे तुम्हें पता है। मैं ये नहीं कर रहा कि एक क्वेश्चन दिया और एग्जैक्टली वही क्वेश्चन वैल्यू चेंज करके दे दिया, वो क्वेश्चन वो चीज में नहीं कर रहा तुम्हारे साथ कि वैल्यू चेंज कर करके क्वेश्चन दे रहा हूं। उससे तुम्हें ये तो लगेगा कि तुम्हें आता है, बट दैट इज एक्चुअली काइंड ऑफ टाइम वेस्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जब मैं कहूंगी लाओ जी यहाँ पे 400 के बजाय 500 कर देते हैं, यहाँ पे कुछ और कर देते हैं, या HC/λ के बजाय फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? कि तुम्हें 2 फ्रीक्वेंसी दे रखी है, थर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आइडिया बीइंग कि ये चीजें करी जा सकती है, मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं ये क्वेश्चन बच्चों को समझ में आ गया तो वो बाकी 2 भी कर लेंगे। ठीक है ना गाइस? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर तो अब ठीक। इसका फाइनल आंसर बस 1242/1200 करके आ जाएगा ना, या उसे हम मीटर में भी कन्वर्ट करें? मीटर नहीं, जूल। अच्छा सॉरी ये, हाँ यहाँ यस, पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1242/1200 से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा ठीक है सर, तो हमें एनर्जी उसे ऑफ मीटर में फोटोन। करने की जरूरत नहीं है ना, वेवलेंथ को? वेवलेंथ को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, नैनोमीटर में ही चाहिए, ठीक है सर। और नैनोमीटर में ही हमारा निकल के आया था। ठीक है ना बेटा? दिस इज गिविंग अस एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक और क्वेश्चन करते हैं। हमने फ्रीक्वेंसी ली 4 × 10⁻16। इस फ्रीक्वेंसी का फोटोन देके मारा, कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन देके मारा? इतनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन। इससे जो फिर हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने लिया इतनी एनर्जी का फोटोन। ठीक है ना गाइस? इतनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन लिया, 2 एक्सपेरिमेंट करे, एक बार पहली वाली फ्रीक्वेंसी के साथ इसे ν1 लिख दो, इसे ν2 लिख दो। क्लियर है गाइस? इसमें जो काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट केस was 3 times the kinetic energy ejected in of the electron in second case. सेकेंड केस में जो काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, उसका 3 टाइम्स वाज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट केस। वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड ν0, फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बच्चों, फाइंड आउट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कैसे करोगे बच्चों? हम कहेंगे hν माइनस hν0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मैं लिख सकता हूं h ν1 माइनस ν0, ये क्या दे रहा है बच्चों बताना मुझे? दिस इज गिविंग अस द काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस, हाँ या ना? बोलो गाइस। इट विल बी 3 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी इन द सेकंड केस। और निकाल लोगे नहीं निकालोगे बच्चों? ν1 दे रखा है, ν2 दे रखा है, ν0 निकालना है। आ जाएगा नहीं आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर? सर हम 3 × काइनेटिक एनर्जी, जहाँ मतलब हमारा जो राइट हैंड साइड इक्वेशन का, हाँ उसमें ν2 माइनस ν0 क्यों करें? ν1 नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, एक बार हमने एक्सपेरिमेंट किया विद दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, यस। एक बार हमने एक्सपेरिमेंट किया विद दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। जो पहले वाले में काइनेटिक एनर्जी थी दैट इज 3 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड केस। यस सर। हाँ तो मतलब इसमें डाउट कहां से आ गया? मतलब ν2 माइनस ν0 ही तो होगा ना बेटा? ν0 इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यस सर, वो मेरे को लगा ν1 में होगा, तो इसलिए नहीं मैं नहीं, पहले एक्सपेरिमेंट में ν1 वाज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड ν0 वाज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दूसरे वाले और में सेकंड में ν2 भी इज सेम द होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड ν0 इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके सर। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब आ रहे हैं डाउट? नो सर। क्लियर हो गया? यस सर। ओके नाइस। और तो मुझे लगता नहीं कोई क्वेश्चन करवाने की जरूरत है इसमें। वैल्यू आ गई? बता दो वैल्यू क्या आई है बेटा? हाँ गलत है बेटा,
तुम्हारा पावर तो सेम रहेगी ना, पावर तो सेम रहेगी। और ये -16 लिख दिया मैंने, सॉरी माई मिस्टेक, टोटली माई मिस्टेक, 16, इट इज 16। I don't know how I wrote -16, it is 16। हाँ नहीं, 1/3 नहीं है बेटा, 10⁻16 में ही आएगा, 10⁻16 में ही आएगा, समथिंग इंटू 10⁻16 आना चाहिए। तुम न्यू नॉट निकाल के देखो, न्यू नॉट विल कम आउट 10⁻16 ओनली, ये आनी चाहिए। दिस शुड बी द आंसर बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Every question that I discussed in class, it was different. It was different from the previous one. ये बताओ इसमें कितने क्वेश्चन में तुम्हें डाउट है? अब कोई है क्वेश्चन? जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन एंड लेट मी नो कि कोई डाउट आया या नहीं आया। इज देयर एनी डाउट एनीवेयर? बोलो बच्चों, लुक एट देम। ये मत सोचो कि तुमसे फर्स्ट गो में नहीं हुआ। पॉइंट ये है, जो एक्सप्रेशन मैंने तुम्हें बना के दिया, अब समझ में आया नहीं आया? बोलो गाइस, ऑनलाइन वाले बच्चों, लुक एट दोस क्वेश्चंस एंड टेल मी। बच्चों देखो, एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसमें हम पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन मान के चल रहे होते हैं। और जो हमने लास्ट क्लास में किया था, जो दैट वाज अज्यूमिंग वेव नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है ना गाइस? नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर द टाइम बीइंग इज ओवर। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर द टाइम बीइंग इज ओवर। ठीक है ना बच्चों? लेट अस गो ऑन टू स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। हम कहते हैं लाइट को जब तुम अरेंज करते हो, बेसिकली प्रिज्म के थ्रू पास करते हो, व्हेन यू पास इट थ्रू अ प्रिज्म, व्हाइट लाइट को जब पास करते हो, यू गेट वॉयलेट टू रेड एंड, हाँ है ना? पूरा विवर्ग जो है हमारा, वो पूरा का पूरा दिखता है हमें, वॉयलेट टू रेड एंड तक सारी वेवलेंथ की रेडिएशन होती है, हाँ है ना बच्चों? यू सी ऑल द कलर्स ऑफ द लाइट। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों? अब हम इन्हें अरेंज कर रहे हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। और उसके बाद जो, तो जब तुमने देखा कि कौन कौन सी वेवलेंथ की रेडिएशन प्रेजेंट थी, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ये मैंने करवाया था लास्ट क्लास में, है ना? तो बेसिकली स्पेक्ट्रम मैंने बताया था दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये बताया था मैंने? नहीं, कोई बात नहीं। एक होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जैसे व्हाइट लाइट को जब तुम ब्रेक कर रहे हो, तो व्हाट यू गेट इज अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है एंड दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है वो समझो। रेडिएशन corresponding to all wavelengths in a certain range, in a certain range are present। जैसे जब तुमने व्हाइट लाइट को स्प्लिट करा, तुम्हारे पास वॉयलेट एंड से लेके रेड एंड के बीच की सारी वेवलेंथ प्रेजेंट थी। समझ आया नहीं आया बच्चों? वॉयलेट एंड से रेड एंड के बीच की सारी वेवलेंथ्स वर प्रेजेंट, हाँ या ना बच्चों? तो जो हमारी बेसिकली ये है, दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गया? जितनी भी इंटरमीडिएट वेवलेंथ हैं, दे ऑल वर प्रेजेंट, हाँ या ना? एक होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अभी हम किस पे जाएंगे? थोड़ी देर बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे जाएंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है?
एटॉमिक स्पेक्ट्रा तब है तुमने इलेक्ट्रॉन पे इनसाइड एटम रेडिएशन डाली, ठीक है ना बच्चों। इलेक्ट्रॉन ने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली और वो जंप कर गया बाहर। अब हमारे पास, अब हमने कहा अच्छा अब जो लाइट आई, ध्यान से देखोगा इसमें समझाता हूं, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, लाइट आ रही थी, एक पर्टिकुलर लाइट उसने एब्जॉर्ब कर ली, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लिया एंड इट जंप्स आउट। अब जो रिमेनिंग लाइट है, रिमेनिंग लाइट समझ में आ रहा है बच्चों, ये जो इंसिडेंट लाइट थी, इंसिडेंट लाइट थी, इसको हम देख रहे हैं, इंसिडेंट रेडिएशन जो थी इसको हम स्टडी कर रहे हैं आफ्टर इट हिट्स द इलेक्ट्रॉन। डू यू रियलाइज इसमें सारी वेवलेंथ प्रेजेंट होंगी एक्सेप्ट वन। ये इंसिडेंट रेडिएशन थी, ध्यान से देखो, ये इंसिडेंट रेडिएशन थी, इसको हमने इलेक्ट्रॉन पे डाला, इलेक्ट्रॉन ने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर ली, तो अब जो लाइट बची उसमें सारी वेवलेंथ है एक्सेप्ट वन। इसको अब जो हम स्पेक्ट्रम देख रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये होता है, एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग लाइट बची उसका तुम स्पेक्ट्रम देखोगे, तुम रियलाइज करोगे एक इज मिसिंग, तो दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। द लाइट विच वाज एब्जॉर्ब्ड, उसके बाद जो स्पेक्ट्रम बचा दैट इज योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों, समझ गए, कोई डाउट यहां तक? ये हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मैं एक बार लिख दूं इसे, लेट मी राइट दिस डाउन, नोट करो बच्चों, द मिसिंग wavelength corresponds to the light absorbed, to radiation absorbed। जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करी उसने, the missing wavelength corresponds to radiation absorbed, leaving dark spaces, leaving dark spaces in continuous spectrum, bright continuous spectrum। मतलब वो लाइट मिसिंग है तो उसके लिए क्या आ गई हमारे पास, डार्क स्पेस या डार्क लाइन आ गई, एक डार्क लाइन आ गई इन द ओवरऑल ब्राइट स्पेक्ट्रम। जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम था उसके अंदर तुम्हारे पास एक लाइट मिसिंग हो गई। डार्क स्पेसिस हो जाए, इट शुड बी बेटर टर्म वुड बी डार्क लाइन। दिस अ डार्क लाइन, डार्क लाइन का मतलब दैट वेवलेंथ इज मिसिंग। कोई डाउट यहां तक बच्चों? ये था हमारा क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब हमने कहा इलेक्ट्रॉन बाहर जंप कर चुका है, अब वो वापस आ रहा है, वापस आएगा तो वो क्या करेगा, वेवलेंथ बाहर फेंकेगा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फोटॉन्स बाहर फेंकेगा। क्लियर और नॉट गाइस? जब ये वापस जाएगा तो इट विल एमिट रेडिएशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जब वो वापस जंप करेगा तो इट विल एमिट रेडिएशन। अभी उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब कर दिया, वो एमिट करेगा। सपोजिंग वो 3 से 2 गया, 2 से 1 गया, तो कौन सी, कितनी वेवलेंथ दिख रही है तुम्हें, 2 वेवलेंथ दिख रही है। ये है हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम, जब उसने रेडिएशंस एमिट करी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तब था जब उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब करी, उसमें यू आर गेटिंग डार्क लाइंस इन दैट कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। यहां पे तुम्हें थोड़ी थोड़ी ब्राइट लाइंस दिखेंगी इन द ओवरऑल डार्क रीजन, क्योंकि सिर्फ 2 ही वेवलेंथ प्रेजेंट है, बाकी तो प्रेजेंट नहीं है। यू विल गेट जस्ट 2 लाइंस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब हाँ बेटा, सर एक बार रिपीट कर सकते हो? हाँ बेटा अभी करता हूँ। क्या कह रहे थे बेटा? हाँ, एमिशन स्पेक्ट्रम में ही समझाता। मैं ही कहना चाह रहा हूं, जब उसने एब्जॉर्ब करी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, तो हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सारी लाइंस दिख रही है एक्सेप्ट 1 और 2 जो उसने एब्जॉर्ब करी है। सपोजिंग वो पहले 1 से 3 गया, 3 से 5 गया, तो जो तुम्हारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसमें तुम रियलाइज करोगे 2 वेवलेंथ्स आर मिसिंग, 2 लाइंस आर मिसिंग। क्लियर है गाइस? अब हम कह रहे हैं सपोजिंग वो जंप कर रहा है हायर टू लोअर, हायर से लोअर जंप कर रहा है, से 5 से 3 गया, 3 से 1 गया, या 3 से 2 गया, 2 से 1 गया। आइडिया इज यहां पे ये जो रेडिएशन है जो हमने देखी,
जो बेसिकली वो रेडिएशन है जो इलेक्ट्रॉन ने बाहर फेंकी व्हेन इट इज जंपिंग डाउन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जो वो वापस अंदर वाले ऑर्बिट्स में जा रहा था, तो ये वाली रेडिएशन उसने क्या करी, बाहर फेंकी। तो अब मैं उन लाइंस को देख रहा हूं, अब मैं उस लाइट को देख रहा हूं जो कि एमिट हो रही है जब इलेक्ट्रॉन नीचे जंप कर रहा है। इसे बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। इसे क्या बोला जाता है गाइस? एमिशन स्पेक्ट्रम। मैं लिख देता हूं, व्हेन एटम absorbs radiation, it gets excited and when it gives up an absorbed energy, it returns to normal state. ओके और जब वो नॉर्मल स्टेट पे आ रहा है तो इट इज गिविंग आउट एनर्जी। ठीक है ना बच्चों? वी आर द स्पेक्ट्रम observed when electron goes to lower energy state is called emission spectrum। समझ में आया या नहीं आया? तो जब वो एमिट कर रहेगा तो तुम्हारे पास कुछ ही वेवलेंथ होंगी जो तुम ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि उसने से 2-3 वेवलेंथ की रेडिएशन फेंकी एंड इट रिटर्न्स बैक टू ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है लोएस्ट एनर्जी स्टेट। यहाँ पे एक टर्म आई है हमारी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होता है? लोएस्ट एनर्जी स्टेट। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है एटम में तो ग्राउंड स्टेट क्या होगी? फर्स्ट ऑर्बिट। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है एटम में तो ग्राउंड स्टेट क्या होगी बच्चों? n=1, फर्स्ट ऑर्बिट। समझ में आया नहीं आया? तो नॉर्मली हम यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग, जब भी ग्राउंड स्टेट आए यू अज्यूम फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है। तो आइडिया इज व्हेन इट गोज टू लोअर एनर्जी स्टेट, व्हेन इट जंप्स बैक टू लोअर एनर्जी स्टेट, इट एमिट्स रेडिएशन एंड दैट उसका स्पेक्ट्रम जब तुम देखोगे दैट इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। बच्चों क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? ठीक है ना बच्चों? एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम समझ आ गया। इसमें यू विल ऑब्जर्व ब्राइट लाइंस। उसमें तो यू आर ऑब्जर्विंग अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कुछ लाइंस और मिसिंग। यहां पे तो कुछ ही लाइंस है जो तुम्हें दिख रही होंगी, बाकी देयर विल बी ब्लैंक डार्क स्पेसेस। अगर हम उस वेवलेंथ को अरेंज करना चाहें, मतलब जितनी भी रेडिएशन है उनको अरेंज करें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में, सपोजिंग हमने इस रेंज से लेके से 400 एग्जांपल ले रहा हूं, 400 nm से 800 nm के बीच में देखना चाह रहे हैं कौन कौन सी वेवलेंथ आर प्रेजेंट। तो हम देखेंगे, पता चलेगा सिर्फ 2 या 3 ब्राइट लाइन है और बीच में क्या है बच्चों? डार्क स्पेसेस। क्लियर और नॉट? ये वो लाइंस हैं, ये वो लाइट है, ये वो रेडिएशन है जो उसने एमिट करी व्हेन इट वाज जंपिंग टू लोअर एनर्जी स्टेट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीजें नहीं हो गई? तो ऐसा एब्जॉर्प्शन या एमिशन स्पेक्ट्रम, it is a line spectrum guys. This atomic spectrum is example of line या discontinuous spectrum। discontinuous का मतलब समझ गए होगे तुम, सारी वेवलेंथ नहीं प्रेजेंट हैं, कुछ ही वेवलेंथ प्रेजेंट है। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब होता है सारी वेवलेंथ प्रेजेंट है इन अ गिवन रेंज।
अगर कुछ वेवलेंथ मिसिंग है या कुछ ही वेवलेंथ प्रेजेंट है, इट इज एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कुछ ही वेवलेंथ वर बी ऑब्जर्व्ड इन द स्पेक्ट्रम। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ बेटा कुछ कह रहे थे तुम, बोलो। ऑनलाइन वाले बच्चों में किसी बच्चे ने कहा था अब डाउट है, तो अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? हेलो, कौन से बच्चे ने पूछा था डाउट? किसने तो डाउट पूछा था? स्वास्तिक बेटा समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। दिस इज एग्जांपल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा मींस कि तुम्हारा कुछ लाइंस आर ऑब्जर्व। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज अ लाइन स्पेक्ट्रा। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा का एग्जांपल क्या हो गया तुम्हारा? रेनबो। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? कि दो वेवलेंथ के बीच की सारी इंटरमीडिएट वेवलेंथ आर प्रेजेंट। ओके गाइस, now let us go on to hydrogen spectrum. Now let us go on to hydrogen spectrum. hydrogen spectrum पे आते हैं। something important guys, 1 second बच्चों, just give me 1 sec. हाँ, तो बच्चों let us discuss hydrogen spectrum. hydrogen spectrum में क्या होता है? पहली चीज, हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, लेकिन इट इज एप्लीकेबल टू एवरी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। तो आइडिया इज फॉर्मूला जो हम पढ़ेंगे वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए पढ़ेंगे या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए पढ़ेंगे? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होता है बच्चों? हाँ, तुम कहोगे वैलेंस शेल में एक, मतलब आउट टोटल इलेक्ट्रॉन एक है। तुम कहोगे सर ऐसा एग्जांपल दो, सिर्फ हाइड्रोजन है। नहीं, लिथियम में तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। नहीं नहीं, वैलेंस नहीं कह रहा मैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक होने चाहिए। तुम कहोगे ऐसा हो केसी हाइड्रोजन है, लेकिन नहीं, He+B है, Li2+B है, B3+B है। फॉर्मूले जो हम पढ़ेंगे, जितने भी फॉर्मूले हम पढ़ेंगे, दे आर वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वो फॉर्मूले He+ के लिए भी चलेंगे, Li2+ के लिए भी चलेंगे, B3+ के लिए भी चलेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं, उसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? जितने भी फॉर्मूले हम पढ़ेंगे दे आर फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कोई डाउट यहां तक? अब हम किस चीज की बात करें? हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो चीज हमने स्किप करी थी ना, उसकी बात करने आ रहे हैं। क्या? कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, बाहर जंप करा, पूरा बाहर जंप नहीं करा, कहीं बीच में जाके अटक गया, अब वो नीचे आएगा वापस। अब हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ बेटा, इक्वल टू में तो बाहर निकल जाता था और रुक जाता था। लेस देन H लेस देन 5, कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पूरा बाहर नहीं निकल पाया, जंप करा 1 से 3 या 1 से 5 या 1 से 10 पे गया, नाउ इट विल जंप बैक। उसको हम स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो देखा क्या गया गाइस, सपोजिंग हाइड्रोजन एटम में या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज इसे क्या बोलते हैं? दे आर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज मतलब विच कंटेन सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन n1 से n2 पे जंप कर रहा है तो फॉर्मूला हमारा आता है 1/λ इज इक्वल टू r z², ये z है बच्चों, z² 1/n1² माइनस 1/n2²। ये हमारा फॉर्मूला होता है व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड या एमिटेड व्हेन इट इज जंपिंग फ्रॉम n1 टू n2 या n2 टू n1। कुछ समझ में नहीं आया होगा, पे अटेंशन। हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ बेटा, ये r इज रेडबर्ग कांस्टेंट, अभी बता रहा हूँ, जस्ट गिव मी सम। हाँ अभी बता रहा हूँ, गिव मी सम टाइम। r की वैल्यू क्या होती है? r इज अ कांस्टेंट, इसे हम बोलते हैं क्या बच्चों? रेडबर्ग कांस्टेंट। r इज रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको रफली अप्रोक्सीमेट कर दिया जाता है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। क्लियर हो गया बच्चों? ये हमारा एक कांस्टेंट है, ठीक है ना गाइस?
Z इज द एटॉमिक नंबर, Z इज द एटॉमिक नंबर। मतलब हाइड्रोजन के लिए Z क्या होगा 1, He प्लस के लिए क्या होगा 2, Li2+ के लिए क्या होगा Z 3 और Be3+ प्लस के लिए क्या होगा 4। क्लियर है बच्चों? अब मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं ये फॉर्मूला बताता क्या है। ये बता रहा है सपोजिंग हमने एक रेडिएशन डाली और उस डालने पे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे जंप कर गया, तो हमें पता लगाना है किस वेवलेंथ का फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया था। समझ में आया क्वेश्चन? एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में बैठा है, हमने रेडिएशन डाली, वो फर्स्ट से कहां जंप कर गया सेकंड पे। अब उसने जो वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब करा वो वेवलेंथ चाहिए हमें। वी नीड द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एब्जॉर्ब, उसके लिए ये फॉर्मूला है। समझे या नहीं समझेगा? जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड ऑर्बिट in Li2+ ion. Find wavelength of radiation absorbed या find the wavelength of photon बच्चों absorbed। क्लियर है गाइस? यहां पे एक चीज और देखना, N1 N2 में से पहला कौन सा लोगे? गाइस सिंपल है, N1 छोटे वाला, N2 बड़े वाला। इट डज नॉट मैटर वो 1 से 3 जा रहा है या 3 से 1 जा रहा है, हम हमेशा N1 छोटे वाला नंबर लेंगे, N2 बड़े वाला नंबर लेंगे। N1 मस्ट बी लेस देन N2। हमें वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव साइन नहीं चाहिए हमें। क्लियर है गाइस? N1 छोटा, N2 बड़ा। अब आंसर निकालते हैं। हम कहेंगे 1/वेवलेंथ विल बी इक्वल टू R इंटू जेड स्क्वायर। Z हमारा क्या हो गया बच्चों? Li2+ के लिए Z क्या है 3 स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। वो कुछ समझ में आया ना आया? क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? अब अगर तुम R की वैल्यू ये उठाते हो, क्या उठाते हो 1.097 इंटू 10⁻⁷, तो हमारा वेवलेंथ किस में आएगा बच्चों? मीटर में। मीटर में आएगा, मीटर इनवर्स में नहीं, मीटर में आएगा। क्लियर है गाइस? हम कहेंगे यार जान निकल जाएगी सॉल्व करते हुए। तो गाइस देखो बहुत चीजें जो रटने से काम आसान होता है। तुम रियलाइज कर रहे हो जब लैम्डा निकाल लोगे तो तुम्हें R डिनोमिनेटर में आएगा, जब वेवलेंथ निकालोगे R विल कम इन डिनोमिनेटर। तो एक काम करो 1/R की वैल्यू रट लो 911.5 एंगस्ट्रॉम। ये आंसर किसमें देगा बच्चों? एंगस्ट्रॉम में। अब वेवलेंथ निकालो गाइस, आसानी से निकल जाएगी। 1/λ विल बी R इंटू 9, 1 माइनस 1/9 विच इज नथिंग बट 8/9। इट इज 8R/9। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? सॉल्व किया मैंने और कुछ नहीं किया। ओके तो वेवलेंथ क्या आ गया हमारा 9/8R विच इज गोइंग टू बी 9/8 इंटू 911.5। और ये आंसर किसमें दे रहा है बच्चों में? एंगस्ट्रॉम। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? हाँ सर 7 to 9 to angstrom। यही तो आएगा 1 तो सॉरी 1 सेकेंड 1 8/9 8R आएगा, माई मिस्टेक। क्लियर है बच्चों? मैंने ये बोल लिया था 8R, माई मिस्टेक। तो ये आएगा 1/8R। हाँ है ना बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? बच्चों सर क्लियर हो गया? आंसर आ रहा है 7 to 9 to angstrom। राइट में जो भी आ रहा है हमारा आई गेस। नहीं इतना क्यों आएगा, ये तो काफी कम आएगा ना बेटा। ये आएगा। क्या कर रहे हैं बच्चे? into it। अच्छा वो भी इनवर्स में होगा, हाँ ठीक है, वो भी डिनोमिनेटर बन जाएगा। हाँ ये आएगा। दिस इज द आंसर दैट यू आर गोइंग टू गेट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? हाँ बोलो। हाँ 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 इसको जैसे मैंने आपने 1/R की वैल्यू ली ना, हाँ 1/R के डाल के मेरा आया 1/λ हाँ हाँ 1/λ आया, तो तुम्हें लैम्डा निकालना है भाई, सॉल्व करना पड़ेगा पूरा।
वाली को तो बड़ी वाली वैल्यू हाँ उसके बाद तो बड़ी वाली की वैल्यू आएगी। हाँ देखो, हाँ, डेफिनेटली यू नीड द आंसर इन डेसिमल, इसीलिए तो हमने 1/r की वैल्यू रटी है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ये कितने बच्चों क्लियर हो गया? अब एक जस्ट अंडरस्टैंड, सपोजिंग इस क्वेश्चन में 1 से 3 के बजाय मैं 3 से 1 भेज रहा होता, तो तुम्हारा कोई एक्सप्रेशन में दिक्कत आती? उसमें भी हम n1 छोटा लेते, n2 बड़ा लेते। और ये तुम्हें मैंने पहले ही बताया था कि 1 से 3 में जो उसने फोटोन एब्जॉर्व किया है, 3 से 1 में वो उतनी ही वेवलेंथ का फोटोन एमिट करेगा। तो इट मेक्स नो डिफरेंस कि उसने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व किया, फोटोन एब्जॉर्व किया या एमिट किया, फॉर्मूला हमारा यही चलेगा। n1 छोटे वाली वैल्यू, n2 बड़े वाली वैल्यू का है। ये कितने बच्चों को क्लियर हो गया? बोलो गाय, हर एक को क्लियर है? एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ऑल्दो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे होगा, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन ऑन de-excitation to ground state from third energy level emits photon of wavelength क्या बच्चों? और हमें दे रखा है He प्लस लिया है हमने, वी हैव टेकन He प्लस, आयन की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम, वी आर टॉकिंग अबाउट He प्लस। क्या करोगे बच्चों? फॉर्मूला क्या लगाओगे गाइस? फटाफट बताना मुझे। डू यू रियलाइज बिल्कुल सेम फॉर्मूला बनने वाला है ऑलमोस्ट। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट, ये आएगा नहीं आएगा बच्चों? सिमिलर पैटर्न पे बन रहा है नहीं बन रहा है गाइस? गाइस क्लियर हुआ है नहीं हुआ? कितने बच्चों को इसमें डाउट है? फटाफट बोलो गाइस, बच्चों बताओ। ये 9 था हमारा, क्लियर हो गया? हर एक बच्चे का यही एक्सप्रेशन बन रहा है। अब क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, अच्छी चीज है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड एनर्जी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे जा रहा है बच्चों। ग्राउंड स्टेट इज नॉर्मल, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? 2। थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? n equal to 1 is ground state, n equal to 2 is first excited state, n equal to 3 is second excited state। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन में फर्क समझ में आया? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? n equal to 1 is ground state, n equal to 2 is first excited state, तो n equal to 3 is second excited state, n equal to 4 is third excited state। क्लियर हुआ बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों ये चीज समझ में आई नहीं आई? यस यस सर। तो क्वेश्चन Yes, चेंज हो sir. जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे n2 is going to be 4 instead of 3। नहीं, ये जिसका भी मतलब जिसका भी आंसर निकालना है, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर अब मैंने थर्ड एनर्जी लेवल के बजाय मैंने थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोला होता, तो दैट ट्रांजिशन वुड मस्ट बी 4 to 1 इंस्टेड ऑफ 3 to 1। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ये हर एक बच्चों क्लियर हो गया जो मैंने भी बताया है?
पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में फर्क समझ आ गया। यहाँ पे हमें दे रखा था थर्ड एनर्जी लेवल, थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोला होता तो दैट वुड हैव बीन फोर्थ एनर्जी लेवल। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? कितने बच्चों की चीज बिल्कुल क्लियर है? फटाफट बताओ। ऑनलाइन वाले बच्चों स्पीक आउट। यस सर, क्लियर। क्लियर है? वेरी नाइस। अब हमने कहा अगर इलेक्ट्रॉन, अब हमने क्या बनाया? हमने बनाई लाइंस इन एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइंस इन एमिशन स्पेक्ट्रम। अभी जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, वो क्या है बच्चों? एमिशन स्पेक्ट्रम। किसकी बात कर रहे हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम मतलब तुम्हारा ऊपर से नीचे जंप करना। हाँ बेटा, हाँ श्योर बेटा, जस्ट अ सेक।